हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ अलग तरह की डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जो घटना है ये एक डेडिकेटेड जगह के बारे में है और उससे जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स और कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में है। इसके अलावा ये घटना इंडिया की नहीं बल्कि साउथ कोरिया से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी जगहों के बारे में कुछ इंसिडेंट्स बताऊं जो कि बिल्कुल सच्चे हैं। और इसी लिस्ट में मैंने सबसे पहले जिस जगह के बारे में बताने का आपको सोचा है वो है साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की हंगैंग रिवर। हो सकता है कि स्टोरी में थोड़ा बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए, बट कोरियन नाम कुछ होते ही ऐसे हैं, इसलिए आप प्लीज़ उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। हंगैंग रिवर साउथ कोरिया में हर साल लाखों लोग इस रिवर को देखने के लिए जाते हैं, इस जगह पे घूमते हैं, कई सारे फ़ोटोज़ लेते हैं, बट इसके काले अतीत से वो आज तक अनजान है। मैं आज आप सभी को इसी से जुड़ी कुछ घटनाएं बताऊंगा एंड आई होप इन पूरी घटना को सुनने के बाद इस जगह को लेकर आपका पर्टिकुलर व्यू चेंज हो जाए। स्क्रीन पे भी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सियोल की वही हंगैंग रिवर की है। शूजिन जैसी लड़की के लिए साउथ कोरिया की हाई क्लास सोसाइटी में बड़ा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसकी उम्र 17 साल की थी और वो एक गरीब घर से बिलोंग करती थी। साउथ कोरिया में 3 चीज़ें होती हैं जो कि इस बात का फैसला करती हैं कि आपके दोस्त किस तरीके के होंगे: आपका बैकग्राउंड स्टेटस, आपके पीछे की कहानी और आपके लुक्स। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास एवरेज है तो काफ़ी सारा चांस है कि वहाँ पर आपको बच्चों द्वारा बुली किया जाएगा या फिर बच्चे आपके पास आने से कतराएंगे या कम दोस्त बनेंगे। शूजिन का भी यही हाल था। वो हमेशा से ही अपने क्लासमेट्स द्वारा सताई जाती रही। उसकी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ अकेलेपन में बीतती जा रही थी। कारण बस इतना था कि वो एक अमीर घर से नहीं थी। जब वो हाई स्कूल से निकलने वाली थी उस टाइम पर उसके परिवार को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि वो शायद अपनी गरीबी से बाहर आ सके, बट उस टाइम पर एक स्कैमर ने उन्हें ठग लिया और उनकी सारी सेविंग्स को उनसे दूर कर दिया। इस चीज़ से शूजिन बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसकी फैमिली की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हालात कभी भी ऐसे हो सकते थे कि शूजिन को बचपन से वो जिस घर में रह रही थी उस घर से बाहर निकलना पड़ता। इसी समय के आसपास शूजिन ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी पहली दोस्त बनाई। उस लड़की का नाम लियोंगी था। वो पहली ऐसी लड़की थी जिसने शूजिन को वैसे ही एक्सेप्ट किया था जैसे कि वो थी। दरअसल योंगी ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी थी और वो इस वक्त यहाँ पर अपने पापा के जॉब ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर आ गई थी। क्लास टीचर ने शूजिन से उसको हेल्प करने के लिए कहा और इसी तरीके से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे इन दोनों लड़कियों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया और एक काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। वो लोग सियोल सिटी में हर जगह एक साथ घूमते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। वो लोग अक्सर हान रिवर के पास जाते और वहीं पर बैठ जाते। वहीं पास में बैठकर ऊपर आसमान की ओर देखते और तारों की तरफ घूरते रहते। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और अब अक्टूबर महीना ख़त्म होने वाला था। उन दोनों लड़कियों की एक आदत बन गई थी। वो दोनों शाम के समय अपनी कोचिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद उस रिवर के पास आती थी और उसके बाद एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाती थी। वो कहानियाँ जो कि वो दोनों ऑनलाइन पढ़ा करती थी। अब वो दोनों ही थोड़ा डरपोक किस्म की थी और 2 या 3 कहानियों से ज़्यादा वो दोनों कभी सुना ही नहीं पाती थी और उसके बाद तुरंत ही उन दोनों में से कोई एक चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता था और दूसरा उसके पीछे पीछे। उनका हैलोवीन मनाने का ये अपना तरीका था। इसी तरह एक रात वो दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। वो रिवर के ऊपर बने ब्रिज से निकल रहे थे। तभी योंगी ने एकदम से काफ़ी तेज़ी से अपनी स्कूटी के ब्रेक्स दबाए
उसने ऐसा काफ़ी हड़बड़ी में किया और इसी कारण उसकी स्कूटी सीधा ज़मीन पर गिर गई और वो भी ज़मीन पर गिर गई। उसकी आवाज़ सुन सुजिन ने भी तुरंत अपनी स्कूटी रोकी और अपनी फ्रेंड को देखने के लिए वो पीछे की ओर मुड़ी। वो भागते हुए उसके पास आई और जब वो उसके पास आकर उसे देखने लगी, वो हैरानी में थी क्योंकि जब उसने उसका फेस देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और परेशान दिख रही थी और वो लगातार रिवर के साइड वाली रेलिंग की ओर देख रही थी। सुजिन ने भी उस तरफ देखा पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे वो डर रही हो। उसने तुमसे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वो बार बार उसका कंधा हिला रही थी पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। युंगी बस चुपचाप उस जगह पर खड़ी हुई थी और उसके बाद एकदम से वो भागते हुए रेलिंग के पास गई और वहाँ से नीचे की ओर झांकने लगी। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मानो वो नीचे से किसी को बुला रही हो। वो तो मानो उस ब्रिज से कूदने ही वाली थी कि पीछे से सुजिन ने उसे देख लिया और उसने एकदम से उसे आकर कंधे से पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाई, क्या हुआ? युंगी पीछे को हटी और इसके बाद एकदम से ही वो रोने लगी। वो सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। सुजिन बार बार उससे पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, बताओगी? उसने एकदम रोते रोते ही कहा, हमें पुलिस को बुलाना होगा। युंगी कांपते हुए बोली और अपने बैग से फ़ोन ढूंढने लगी। सुजिन एकदम से उसके साइड में आई और उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ? उसके हिसाब से पुलिस को कॉल करने की कोई वजह नहीं थी। तुम बोल रही हो क्या हुआ? कोई हमारे सामने उस ब्रिज से नीचे कूद गया। जैसे ही सुजिन ने सुना उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो एक बार फिर से रेलिंग की तरफ देखने लगी और उसके बाद वापस से अपनी दोस्त की ओर जो कि अब भी उसे ही घूर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो पागल है। वो सोच रही थी। वो बोलने लगी, तुम मुझे क्यों देख रही हो? यांगी, वहाँ से कोई नहीं कूदा है। सुजिन एकदम चुपचाप बोली और शांत करने की उसे कोशिश करने लगी पर योंगी का चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वो पीछे मुड़ी और एक बार फिर से रेलिंग की ओर देखने लगी। उसके बाद वो फिर से बोली, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, वो कूद गई। मैंने उसे कूदते हुए अपनी आंखों से देखा। सुजिन उसे पकड़ के रेलिंग के पास तक ले गई और उसे दिखाने लगी, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर होता तो नीचे से कुछ ना कुछ आवाज़ या फिर कुछ तो हमें पता चलता कि कोई गिरा है, पर नीचे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। युंगी धीरे से पीछे हटी और वो बिल्कुल हैरान थी। सुजिन फिर से बोली, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रही थी पर कोई भी मुझे वहाँ पर नहीं दिखा और कोई वहाँ से नहीं कूदा। तुम शांत हो जाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगी। युंगी भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी पर वो बेहद परेशान थी। हान रिवर साउथ कोरिया की मुख्य नदी है और कोरियन पेनिनसुला की चौथी सबसे लंबी नदी। इसका नाम तो वैसे होंगोंग रिवर है पर ज़्यादातर लोग इसे हान रिवर ही बुलाते हैं। इस समय तो ये एक बस टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है पर इस जगह ने साउथ कोरिया का काफ़ी ज़्यादा बड़ा इतिहास देखा हुआ है। अभी के टाइम पर यहाँ पर बस लोग घूमने के लिए आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। पर पहले के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा ज़रिया था और इसके ऊपर कई सारे राज्य आपस में लड़ा करते थे उस समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इकलौता ज़रिया था येलो सी और कोरिया के मध्य। हान रिवर के इतिहास में कई सारी घटनाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडीज से भरी हुई हैं, पर सबसे भयानक घटनाएं हैं 1950 के आसपास की, द कोरियन वॉर के टाइम की। उस टाइम पर देश कई गुटों में बटा हुआ था, कई लोगों की आइडियोलॉजीज अलग थी और लोग बस एक दूसरे से भिड़ते जा रहे थे। और इसी वॉर के बीच में सबसे बड़ी जो तबाही थी वो था हान रिवर के ब्रिज को तोड़ना। 25 जून 1950 सुबह सुबह साउथ कोरिया को ये पता चला कि नॉर्थ कोरिया उन पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि साउथ कोरिया की मिलिट्री उसे आसानी से नहीं रोक सकती थी। फ्रैंक गिबनी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो कि उस टाइम पर एशियन अफेयर्स के बारे में लिखते थे, वो वहीं पर थे। वो लिखते हैं, उस टाइम पर आर्मी का बस एक ही मकसद था और वो था शहर को खाली कराना।
जितना मुझे याद आता है, आर्मी बस हज़ारों लोगों को शहर से बाहर ले जा रही थी। लोग अपना ज़रूरी सामान अपने सर पर लाद कर उस जगह से निकलने की कोशिश में थे। 28 जून की सुबह सुबह ये फैसला लिया गया कि हान रिवर के ऊपर बने ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा ताकि नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चोई चांग सिक, जो कि उस जगह पे इंजीनियर था, कहते हैं कि उसने ब्रिज को खाली करवाने की बहुत कोशिश करी उसे उड़ाने से पहले, पर वो नाकाम रहा। ब्रिज को उड़ाने से पहले जनता के बीच में एक नोटिफिकेशन तक नहीं दिया गया और जब ये धमाका हुआ तो कई लोग उस ब्रिज के साथ ही फट गए। कई मरे, कई बच गए, लेकिन बहुत ही बड़े जख्मों के साथ। गिबनी ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा था। वो बताते हैं कि आर्मी वाले, सिविलियंस, सभी लोग इस हादसे में मारे गए थे। और उसके अलावा एक घटना उन्हें याद आती है कि एक आदमी जिसका हाथ आधा उखड़ा हुआ था, वो उनके पास आकर टूटी फूटी इंग्लिश में बस इतना कहता है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, टेक मी टू द हॉस्पिटल। नदी में गिरने के बाद कई लोग उस जगह से निकलने की कोशिश लगातार करते रहे। जिसे छोटी मोटी बोट मिल गई वो उससे बढ़ता गया, पर ब्रिज को तोड़ने भर से नॉर्थ कोरिया की आर्मी को रोका नहीं जा सकता था, पर उसे धीमा ज़रूर कर दिया था उन्होंने, पर एक बहुत ही बड़ी कीमत पर। कई लोग जो ब्रिज पार कर गए थे वो नॉर्थ कोरियन आर्मी की भेंट चढ़ गए। कहते हैं नदी में उस टाइम पर आधे कटे फिटे लोगों की लाशें बहुत ही बुरी तरीके से तैर रही थी और नदी लाल रंग की हो गई थी। उन सभी लोगों को मारा था नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने। ये काफ़ी बड़ा जनसंहार था। उस इंजीनियर को जिसने उस ब्रिज को धमाके से उड़वाया था, उसे 21 सितंबर को फांसी दे दी गई। आज इतने भयानक इतिहास होने के बावजूद हान रिवर लोगों के बीच एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्थल है। ये नदी बेहद चर्चित है, पर अगर आप उस जगह पर घूमने के बारे में सोच रहे हो तो उस जगह से जुड़ी कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए। हान रिवर से जुड़ा एक और अर्बन लेजेंड है जो कि जरूर मोटरवे से जुड़ा हुआ है। ये सियोल से बीजू और गाइनागी को जोड़ता है। ये मोटरवे हान रिवर से होता हुआ गुजरता है। कहते हैं कि अगर आप आधी रात के वक्त उस जगह से निकलोगे तो आपको सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई देगी। कई लोग इस बात को टेस्ट करने के लिए रात में वहाँ पर जा चुके हैं और वो कहते हैं कि उन्हें एक औरत दिखती है। पहले लोग कहते थे कि वो औरत दूर से ऐसा लगता है कि वो सनग्लास लगा रखी है, लेकिन जब वो उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि वो सनग्लास नहीं बल्कि सिर्फ 2 काले गड्ढे हैं, क्योंकि उसकी आँख उस जगह पर है ही नहीं। उस औरत को बिना आँख वाली औरत के नाम से लोगों के बीच में जाना जाता है। यहाँ तक कि ये देखिए, उस जगह के कोरिया के सेलिब्रिटीज़ जैसे कि पार्क शिनियर, पार्क यिन और ताक जेहुन ने भी इस इंसिडेंट के बारे में लाइव टीवी में बोला है। इस चीज़ को और ज़्यादा जानने के लिए एक टीवी स्टेशन ने उस जगह पर एक एक्सोर्सिज्म करवाया था और उसके बाद उन्होंने बताया कि उस जगह पर जिस औरत की आत्मा है वो उस टाइम पर मरी होगी जब वो अपनी 20 से 25 की उम्र के बीच में थी। वो उसी जगह के आसपास मरी थी। खैर, उतनी बड़ी ये कोई बात भी नहीं है। जितने बड़े शहर होते हैं उतनी ही ज़्यादा उस जगह पर क्राइम्स होते हैं। शायद ये भी वजह है कि हान रिवर पर बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक एवरेज के अनुसार हर महीने हान रिवर से 8 लाशें निकाली जाती हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। हान रिवर आपको एक ऑफ़र देती है, एक चैलेंज, अपने पास आकर कुछ खतरनाक एक्सपीरियंस करने का। उन दोनों लड़कियों में से कोई भी घर जाने तक कुछ भी नहीं बोली। युंगी का घर रास्ते में पास में था और 10 मिनट के बाद वो लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए थे। और जब वहां पर वो पहुंचे तो सुजिन ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और यांगी अंदर की ओर जाने लगी। अंदर जाने से पहले वो एकदम से सुजिन के पास आई और उससे पूछी, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मैं सच में झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में देखा था। सुजिन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने गले लगा लिया और कहा, नहीं तुम पागल नहीं हो, और अगर तुम पागल भी होती ना मैं तब भी तुम्हारा यकीन करती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इसके बाद उसने उसे एक स्माइल के साथ विदा किया और वो वहीं पर खड़ी हो गई और तब तक खड़ी रही जब तक युंगी अंदर न जाने लगी। उसने देखा जब वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और तब जाकर उसकी जान में जान आई।
इस पूरी सिचुएशन ने उसको भी अंदर तक डरा दिया था। नदी से उसके घर आने तक वो लगातार डर को महसूस कर रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसे युंगी की बात का पूरा यकीन था, और उसका कारण ये था कि उसके साथ ठीक यही चीज़ 1 साल पहले हुई थी। उस समय पर शूजिन ज़्यादा बाहर नहीं घूमती थी, पर एक रात उसका अपने पापा से किसी बात पर झगड़ा हो गया। वो भी अक्टूबर का ही महीना था, लगभग 1 साल पहले। वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए घर से बाहर आ गई और बस नदी के पास आकर आगे की ओर बढ़ने लगी। वो गुस्से में सोच रही थी अपने पापा के बारे में, जो कि जुआ खेलते थे। वो अपने पापा से परेशान हो गई थी। घर की यही सारी टेंशन्स उसके दिमाग में चली रही थी कि तब उसने रेलिंग के पास एक औरत को खड़ा हुआ देखा। वो भी उससे कुछ दूरी पर ही थी, पर वो बस देख पा रही थी कि वहाँ पे कोई खड़ा है, एक लड़की जिसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है और उसके बाल काफ़ी लंबे हैं। सूजिन अपनी ही स्पीड से उस लड़की की ओर बढ़ रही थी। तभी लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि वो औरत वहाँ से नीचे कूदने के लिए वहाँ पर खड़ी है, वो उसकी ओर तेज़ी से भागने लगी। वो पूरी स्पीड से भागकर उस औरत के पास गई, पर जब तक वो उस जगह पर पहुंची, वो औरत नीचे कूद गई थी। वो ज़ोर से चिल्लाई, नहीं। उसके बाद वो नीचे देखने लगी और उसके बाद एकदम से ही उसे चक्कर आने लगा। जब वो उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, पर जब उसे याद आया तो उसके होश उड़ गए और वो चुपचाप अपने घर आ गई। इस पूरी घटना के बारे में सोचकर सुजिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो धीरे धीरे अपने घर पर आ गई और उसके बाद अपने जूते उतारने के बाद वो अंदर आई। उसके मम्मी पापा जल्दी सो जाते थे, क्योंकि जब से उसकी नई दोस्त बनी थी वो देर रात में उसी के साथ रहती और लेट घर आती। जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना निकाल रखा है। जैसे ही वो खाना खाने वाली थी, एकदम से ही उसे अपने फ़ोन की आवाज़ आई। वो उठी और देखने लगी कि उसका फ़ोन उसके बैग में कहाँ रखा है। फिर उसने बैग में से अपना फ़ोन निकाला और जब उसने स्क्रीन देखी तो वो परेशान हो गई। दरअसल उसके फ़ोन पे युंगी की मम्मी का फ़ोन आ रहा था, और ये सोचकर अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि उसकी मम्मी आखिर इस टाइम पर उसे कॉल क्यों कर रही है। उसने फिर भी कॉल उठाया और एक कांपती सी आवाज़ में बोला, हेलो। उस तरफ से आवाज़ आई, सुजिन तुम कहाँ पे हो? उनकी आवाज़ में एक डर अलग ही महसूस हो रहा था। मैं तो घर पे हूँ, सुजिन ने बोला। क्या युंगी तुम्हारे साथ है? उसकी मम्मी की आवाज़ में काफ़ी डर महसूस हो रहा था। वो बोलती है, मैं तो युंगी को घर के दरवाजे पर ही छोड़ कर आई थी और वो अंदर भी गई थी मेरे सामने। वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी मम्मी ने और कुछ नहीं सुना और कॉल को काट दिया। वो एकदम शांत हो गई और उसे लगभग पता था कि युंगी किस जगह पर गई होगी। उसने अपने जूते पहने और एक बार फिर से अपनी स्कूटी बाहर निकाली और फ़ोन अपने जेब में रखकर वहाँ से निकल गई। काफ़ी तेज़ स्पीड में वो उस ब्रिज के पास गई। सबसे पहले काफ़ी दूर से उसे एक स्कूटी दिख गई जो कि युंगी की थी। इसके बाद उसे दूर से ही एक आवाज़ आई और उस आवाज़ को भी उसने पहचान लिया जो कि युंगी की ही थी। पर जब उसे युंगी दिखाई देना शुरू हुई तब उसकी रूह तक कांप गई, क्योंकि युंगी उस जगह पर अकेली नहीं थी। उसने देखा कि ब्रिज की एक साइड रेलिंग पर युंगी खड़ी हुई थी और दूसरी साइड एक औरत जिसकी हाइट काफ़ी लंबी थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे जो कि उसके फेस पर आ रहे थे। वो युंगी को देखकर चिल्लाने ही वाली थी कि एकदम से वो औरत उसकी तरफ मुड़ गई और सीधा उसकी आंखों में देखने लगी। युंगी को पता नहीं क्या हो गया और वो उसी जगह पर बस डर के मारे जमकर खड़ी हो गई। वो देख पा रही थी कि उस औरत की आंखें नहीं हैं, सिर्फ 2 बड़े बड़े काले गड्ढे हैं। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मानो पूरी दुनिया स्लो मोशन में चली गई हो। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। वो भागने की कोशिश कर रही थी पर भाग नहीं पा रही थी। इसी डर के बीच उसने देखा वो औरत धीरे धीरे युंगी के पास गई और वो उसे उस ब्रिज से नीचे धक्का देने वाली थी। जैसे ही उसने देखा, सुजिन को एकदम से पता नहीं कैसे सुजिन उन अनजान शक्तियों से लड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और मानो चमत्कार हो गया, वो आगे बढ़ पा रही थी। वो पूरी स्पीड में भागते भागते उसकी तरफ जाने लगी
और यूंगी बस वहाँ से नीचे गिरने ही वाली थी कि चिल्लाते हुए सुजिन उस जगह पर आई और उसने एकदम किनारे पे जाकर अपनी सहेली को बचा लिया और वो उसे पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। इसके बाद वो एकदम से उसे लेकर ज़मीन पर गिर गई और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखी तो उसे वो औरत दिखाई दी। वो औरत उसकी ओर देखकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और इसके बाद उसकी आंखों के सामने से ही वहाँ से वो गायब हो गई। वो उठने की कोशिश कर रही थी पर यूंगी ने उसे गले लगा लिया और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, उसने रोते रोते कहा, पर वो मुझे अपने साथ ले जा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? आपको क्या लगता है कि मुझे इस तरह की सीरीज़ को आगे लाना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली स्टोरी की तरफ। आज की अगली स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए उनकी स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम समीर है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ ही घटी है। मैं शुरू से ही भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना और भूत प्रेतों की बात करने का शौकीन रहा हूँ। न जाने क्यों मैं इस टॉपिक पर हमेशा ही बात करता रहा हूँ। कभी कभी कुछ कहानियों को सुनकर डर भी जाता था और अपनी रात की नींद को बेकार भी कर लेता था, पर तब भी मैं अपनी इस आदत या आप इसे जो भी बोल सकते हो, इस टॉपिक में मेरा झुकाव हमेशा से ही रहा है। अक्सर कई लोग कहानी को सुनाने के दौरान मुझे डरा देते थे। मतलब जब मैं किसी कहानी को सुन रहा होता था तो सब यही कहते थे, देखना आज तुम्हारे सपने में ये ज़रूर आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही था। मैं उन सब की बातों को सुनकर डर भी जाता था और कहानियों की कुछ बातें दिमाग में मेरे चलते रहती थी और नतीजा ये होता था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। मुझे अपने घर में भी डर लगता था। मुझे रात भर सिर्फ यही लगता कि मानो कोई मुझे घूर रहा है। और उस दौरान मैं अपने भाई, जो कि उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा है, उससे चिपक जाता था और सोने की कोशिश करता था। बेचैनी से मैं कभी कभी उठकर बैठ जाता था तो कभी यहाँ वहाँ देखता रहता अंधेरे की ओर, क्योंकि रात का अंधेरा मुझे बहुत डराता था। पर जैसे तैसे वो रात कट ही जाती थी, लेकिन फिर मेरा वही ड्रामा शुरू हो जाता। शाम होती और हम लोग अपनी कहानियों में लग जाते, पर मुझे इस बात की कभी खबर ही नहीं थी कि आने वाला टाइम मेरी लाइफ को कितना प्रभावित कर देगा। इसकी कल्पना मैं अपने सपने में भी नहीं कर सकता था। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ ये तो मैंने बता ही दिया है, पर मैं आप सबको ये भी बता ही देता हूँ कि मैं एक गांव से हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि उस रात मैं अपने दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था। दरअसल उसके यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं आपकी पार्टी हो रही थी और मुझे वहाँ पर बुलाया गया था। सभी लोग वहाँ पर मुझसे पहले ही चले गए थे। और एक बात, वो सर्दियों का मौसम था, जिसे हमारे गांव में जाड़े का मौसम कहते थे। अब क्योंकि सर्दियाँ थी इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ ही जाने वाला था। मैंने स्वेटर, मोजा, दस्ताने और टोपी पहनकर अपने घर से बाहर निकला और साइकिल से वहाँ पहुँचने के बाद मैं उस जगह पर गया और हम लोग वहाँ पर पार्टी को खूब एंजॉय किए। जिस दोस्त के घर पे पार्टी थी उसकी तरफ यानी उसके घर के आसपास और कोई दूसरा घर नहीं था। काफ़ी दूर में कुछ घरें दिखाई दे तो रहे थे पर वो थोड़ा ज़्यादा ही दूर थे, इसीलिए हम लोग आराम से उस जगह पर पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद मैंने जब देखा कि लेट हो गया है तो मैंने उन लोगों को जाकर बोल दिया कि मुझे जाना होगा। वो लोग उस रात वहीं पर रुकने वाले थे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था, इसीलिए मैं उन लोगों को जाने की बात बोलकर वहाँ से निकल गया। उसका घर जिस एरिया में पड़ता था उस एरिया में पूरी तरह जंगलों जैसा माहौल था। बोले तो जिस रास्ते में मैं होकर जा रहा था या फिर वापस आ रहा था उस रास्ते के दोनों साइड ही काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तो जंगलों जैसा माहौल बना रहे थे। वो रास्ता भी ऐसा था कि उस रास्ते में दूर दूर ट्रैफिक लाइट की सुविधा नहीं थी। मैं बिल्कुल अकेला उस सुनसान अंधेरे रास्ते से होकर गुजर रहा था। गांव का इलाका था तो आप सोच ही सकते हो कि कच्चा रास्ता ही होगा, जिसमें साइकिल तेज़ चलाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं अपनी साइकिल को नॉर्मल स्पीड में चला रहा था। अकेले होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते में
कोई मुझे घूर रहा है। मैं इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा जा रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था कि मेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा हो, क्योंकि साइकिल में भार भी मुझे महसूस हो रहा था। तब भी मैं बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ा जा रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तभी वो पुल वाला रास्ता आ गया जिसमें कुछ ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई थी। उसे देखकर मेरी जान में कुछ जान आई और मैं पुल पार करने के बाद थोड़ी ही दूरी के बाद एक और छोटा सा पुल आया, लेकिन उस पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं थी। उस छोटे वाले पुल पर मैं साइकिल बैठकर नहीं चला सकता था, क्योंकि वो पुल काफ़ी ज़्यादा अप डाउन टाइप का था। मैं साइकिल से उतरकर पैदल ही चलने लगा। उसी दौरान मेरी नज़र पुल के साइड में झाड़ियों के पास पड़ी और मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा था। एकदम साफ नहीं, पर कुछ तो था। इसीलिए मैं आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगा और तभी मुझे वहाँ पर एक औरत जैसा कुछ दिखाई दिया जो झाड़ियों के बीच में खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो वहाँ पर कर क्या रही थी और एक मन में डर भी आ गया था, पर फिर भी मैंने उसे आवाज़ लगाई, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब ढंग से वहाँ पर खड़ी भी हुई थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया और उसी तरह 2-3 बार चिल्लाता रहा, कुछ बात है, आप कुछ बोलोगी? पर वो लगातार शांत रही। उसके कुछ ना बोलने से मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। मेरी जरा से और आगे बढ़ते ही वो एकदम से मेरी तरफ मुड़ी और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, देखते के साथ ही मैं झटके खाते हुए साइकिल के साथ ही नीचे नदी में गिर गया, क्योंकि पुल के नीचे एक नदी भी थी। जब मेरी आँख खुली उस टाइम पर कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। दरअसल वो लोग मुझे नदी से पहले ही निकाल चुके थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। किस्मत से तो वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, जिस वजह से मैं बचा लिया गया, नहीं तो उसी रात मेरी मौत पक्की थी। मैंने अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताया और उन लोगों को रात वाली बात भी बताई कि मुझे एक औरत दिखाई दी थी यहाँ झाड़ियों में, जिसे मैंने कई दफ़ा बोला पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो औरत मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि उसका चेहरा ही नहीं था, ना आँख, ना कान, ना मुंह, एकदम खाली चेहरा। इसी वजह से डर के मारे मैं नीचे गिर गया। मेरी बात को सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोग पहले जुड़ी कुछ घटना के बारे में बताने लगे और बोलने लगे, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है बेटा कि तुम बच गए और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और लोगों ने बताया कि एक रात एक्सीडेंट में वहाँ पर एक औरत और एक बच्चा किसी गाड़ी की चपेट में आने से मारे गए थे। तब से उनकी आत्मा इसी जगह पर भटक रही है और उस जगह पर कई लोगों को दिख चुकी है। खैर, मैं तो बच गया, पर इस घटना का मेरे ऊपर कुछ इस तरीके का प्रभाव पड़ा कि मैंने उस दिन के बाद से भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ना, सुनाना सब कुछ बंद कर दिया और मैं बस इन सब चीज़ों से अब दूर भागता था। मेरा डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और आज भी काफ़ी मुश्किल से मैं अपने साथ हुई इस घटना को शेयर कर पा रहा हूँ। आपका इस पर क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर रवि ने। आइए आगे की घटना को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने मुझे बताई है। मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र लगभग 30 साल और कुछ महीने की है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और एक छोटी सी कंपनी में एक स्टेबल जॉब है मेरी। पर बात दरअसल ये है कि यहाँ लखनऊ में मैं अकेला रहता हूँ और मेरी फैमिली गांव की साइड रहती है। इसीलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है ताकि मैं उन्हें भी अच्छा खासा पैसा गांव में भेज सकूं। और यही कारण है कि शाम के टाइम मैं एक रेंटल कार लेकर उसमें एक पार्ट टाइम कैब ड्राइवर का काम करता हूं। मैं काम शाम से लेके देर रात तक अक्सर करता रहता हूं। ज़्यादातर लोग जो मुझे उस टाइम पर बुलाते हैं या तो पिए हुए होते हैं या फिर किसी और हालत में जो कि ठीक से चल नहीं पाते। ज़्यादातर कस्टमर मुझे ऐप के थ्रू ही मिलते थे और जैसे ही मेरे को कोई बुकिंग मिलती मैं फ़ौरन कस्टमर के एड्रेस के पास पहुंच जाता और उसके बाद उन्हें अपनी कार में बैठा लेता और निकल जाता। इस जॉब को करते हुए मुझे 1-2 महीने हो गए होंगे और मैंने कई सारे केसेस का सामना किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि शराब पीने के बाद गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद तुरंत सो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के।
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शराब तो पी रहे होते हैं बट उसके बाद भी वो सोते नहीं हैं और बस बोलते जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मुझे क्या जवाब देना चाहिए, इसीलिए मैं चुप ही रहना सही समझता हूँ। इन्हीं सब दिनों के बीच में उस एक रात की घटना मुझे अच्छे से याद है। मुझे याद है लगभग 10 बज रहे होंगे रात के उस टाइम पर। मैं एक कस्टमर को उनके घर पे छोड़कर वापस वहाँ से निकल रहा था। उसी टाइम पर मुझे एक और बुकिंग मिली, बट प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो बुकिंग मेरे से अच्छी खासी दूरी पर थी। पर मैंने सोचा कि कर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत तो थी ही। मैंने कॉल करके बुकिंग कंफर्म करने के लिए पूछा। मैंने कस्टमर का सही एड्रेस देखा और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊँगा। इसके बाद मैंने जल्दी से गाड़ी घुमाई और जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ी से मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब जिस जगह पे मुझे बुलाया गया था वो जगह हमारे शहर से जुड़ी एक नदी के पास वाले एरिया था और वो सिटी से थोड़ा अलग हटके था। जिस लोकेशन पे मैं पहले था उस जगह से वहाँ पहुँचने में ही मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लग गए जब मैं काफ़ी तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है मेरे कस्टमर काफ़ी देर से वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हों और यही सोचकर मैं और तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बट जब मैं उस जगह पर पहुँचा मैंने देखा कि उस जगह पर कोई दिखाई नहीं मुझे, ना तो कोई गाड़ी, ना ही कोई लोग, ना कोई गली, ना स्ट्रीट लाइट, बस हर तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कस्टमर को कॉल करी बट उस तरफ से नो सिग्नल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद कस्टमर ने अपने फ़ोन को कुछ कर दिया या फिर शायद उनके फ़ोन को कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बार बार कॉल करने की कोशिश करी पर एक भी बार मेरी उनसे बात नहीं हो पाई और आखिरकार अब मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी दूर से इस जगह पर काफ़ी तेज़ी से आया था क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को वेट कराना नहीं चाहता था। पर मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे साथ ये हुआ। पर देखा जाए तो मैं इससे उतना भी ज़्यादा नाराज़ नहीं था क्योंकि मेरा तो ये रोज़ का था। हर 2 या 3 दिन में आपको एक ना एक कस्टमर ऐसा मिल ही जाता है जो कि बेहोशी की हालत में टैक्सी को बुक कर देता है और उसके बाद बस उड़न छू हो जाता है। यही सब सोच के मैं वापस से जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उसके बाद शहर की तरफ आने लगा कुछ और ऑर्डर्स के लिए। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और इस घटना को लगभग 2 हफ्ते बीत गए होंगे और मैं उस टाइम पर अपने कमरे में बैठा नूडल्स खा रहा था और टीवी देख रहा था। मैं दरअसल उस टाइम पर अपनी जॉब से वापस आया था और अपने नाइट वाली जॉब के लिए तैयार हो रहा था। पर तभी मैंने एक न्यूज़ देखी जिसे देखकर मैं एकदम शॉक रह गया। मैं अपनी नूडल्स आराम से खा ही रहा था कि एकदम से ही टीवी पर मैंने देखा जो रिपोर्टर थे वो एक आदमी का इंटरव्यू ले रहे थे जिसने उसी सुबह एक लाश ढूंढी थी। वो उस लाश का चश्मदीद गवाह था, इसीलिए रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे जो जो उन्होंने देखा। वो आदमी भले थोड़ा बूढ़ा था पर वो एक एक चीज़ को काफ़ी क्लियरली बता रहा था। उसने बताया कि उसका घर नदी के किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है और वो हर सुबह उस जगह पर वॉक करने के लिए आता था और वहीं पर एक्सरसाइज करता था। और उस दिन जब वो उस जगह पर आया तो उसने नदी में थोड़ी अजीब सी चीज़ देखी और ऐसी चीज़ जिसे देखकर वो पैनिक कर गया। उसने फ़ौरन ही पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस उस जगह पर आई और तलाशी ली तो उस जगह से एक कार बरामद हुई। दरअसल किसी ने अपनी गाड़ी का संतुलन खो दिया था और उसकी गाड़ी नदी के अंदर डूबी हुई थी जिस कारण से गाड़ी में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस फ़ौरन उस सीन पर आई और वहाँ पर उन्होंने एक क्रेन को बुलवाया जिसकी मदद से उन्होंने गाड़ी को बाहर निकाला। ड्राइवर की लाश ड्राइविंग सीट पर ही लेटी हुई थी, एकदम शांत और एकदम सुन्न। मैं न्यूज़ को अब भी लगातार देखे जा रहा था और जब न्यूज़ में उस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट दिखाई गई मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गया। ऑटोप्सी के हिसाब से उस आदमी की मौत लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले हुई थी और जब मैंने सुना मैं और ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। मुझे अच्छे से याद है मेरे साथ वो वाली घटना, वो बुकिंग वाली घटना लगभग 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। पर अगर मैं पुलिस की बात मानूं तो हो सकता है कि मैंने शायद किसी भूत या फिर ऐसी किसी चीज़ का सामना करा था। आप यहाँ सोच सकते हैं कि मुझे उसकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट कैसे याद है। दरअसल मैंने आपको बताया था कि मैंने बुकिंग कंफर्म करने के लिए कॉल करी थी। तब उस तरफ वाले इंसान ने मुझे बताया था कि वो अपनी गाड़ी में है और उसने शराब पी रखी है। वो अपनी गाड़ी को उसी जगह पर पार्क करना चाहता था और उसके बाद मेरे साथ टैक्सी में अपने घर जाना चाहता था। इसी कारण उसने अपनी गाड़ी का नंबर मुझे बताया था ताकि मैं उसे आसानी से पहचान सकूं।
और पता नहीं किस वजह से मुझे उसकी गाड़ी का नंबर तब तक याद था। खैर, ये घटना तो बीत गई और उसके बाद ये मेरे दिमाग में कुछ दिनों तक चलता भी रहा, पर मैं वापस से अपनी बुकिंग्स पहले जैसे लेने लगा। और इसी बीच एक रात लगभग इस न्यूज़ वाले इंसिडेंट 2 से 3 दिन बाद मुझे एक और पिए हुए आदमी की बुकिंग आई। वो आदमी जैसे ही गाड़ी में बैठा तब तो वो तुरंत सो गया और थोड़ी ही देर में एकदम से वो उठा और काफ़ी ज़्यादा एकदम पैनिक कर गया और मुझसे ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, गाड़ी रोको। मैं एकदम शांति से बैठ के गाड़ी चला रहा था और मैं भी एकदम से उसके इस बर्ताव से चौंक गया। मैंने उससे फ़ौरन पूछा क्या हुआ, और उसने मुझे एकदम गुस्से से जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सड़क पे वो घायल इंसान पड़ा हुआ है और तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो। इसके बाद वो फ़ौरन गाड़ी से उतरा और सीधा मेरे सामने की ओर गया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को उठा रहा है। उसके शारीरिक बर्ताव से देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ज़मीन से उठा रहा है और उसके बाद उसको संभाल के गाड़ी के अंदर ला रहा है। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था, बट वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और उसने मुझसे कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी। मुझे एकदम से थोड़ी हंसी सी आई, पर मैं वैसे नहीं हंस सकता था। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा पी रखी है और हमें अभी फ़िलहाल तुम्हारे घर जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। बट इस बात पे वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो मुझसे बोलने लगा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं, और वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़िद करने लगा। इसके बाद वो अपनी साइड वाली खाली सीट पर देखकर ऐसे बोलने लगा मानो वो किसी से सच में बात कर रहा है। बट सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ जो थी वो ये कि जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहा था और बोल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है या फिर शराब पी के सब कर रहा है। बिल्कुल रियल लग रहा था वो, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी हैरानी भी हुई। इसके बाद उसने अपने पास में रखे छोटे वाले टिश्यू बॉक्स के पैकेट से एक टिश्यू निकाला और अपने साइड में उस अनजान चीज़ को दे दिया। उसके बाद उसने बोला कि तुम अपना खून साफ़ कर लो पहले। इसके बाद जब उसने देखा कि मैंने अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी तो वो मुझ पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, जल्दी चलो। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसकी बात मानने के अलावा, इसीलिए मैं हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। रास्ते में वो लगातार पीछे किसी से बात करे जा रहा था और बार बार किसी को टिश्यू दे रहा था खून साफ़ करने के लिए। उसका चेहरा लगातार परेशानी से दिख रहा था और मैं रियरव्यू मिरर से उसे देख पा रहा था। पीछे कोई भी नहीं बैठा था, पर जिस तरीके से उसका बर्ताव था सच में वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रहा था, बिल्कुल भी शराबी वाला नहीं। आखिरकार उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं उसे हॉस्पिटल ले आया और वहाँ तक मैंने सोच लिया था ये सारी इसकी प्रॉब्लम है, फालतू हरकतें, मैं इससे और पैसे लूँगा। जब मैं उसे हॉस्पिटल ले आया मुझे पता था कि अगर वो इस तरीके से अंदर जाएगा तो सभी लोग उस पर हंसेंगे, पर मुझे पता था ये भी कि वो मेरी एडवाइस नहीं मानेगा, इसीलिए मैं बस वहीं पर गाड़ी रोक कर बैठ गया। वो गाड़ी से निकला और मेरे सामने ही अंदर की ओर चला गया। वो बिल्कुल ऐसे जा रहा था जैसे वो किसी को उठाकर अंदर ले जा रहा हो। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और ऐसे ही इधर उधर देखने लगा। उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरा ध्यान अपनी गाड़ी की बैक सीट पे गया और तब मैंने कुछ देखा जिससे मैं दंग रह गया। वो टिश्यू पेपर्स जो कि वो पहले किसी को दे रहा था वो गाड़ी के फ्लोर पे पड़े हुए थे, पर सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि उन टिश्यू पेपर्स में खून लगा हुआ था, जैसा कि वो आदमी लगातार बोल रहा था। पर गाड़ी में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था और उसके शरीर से कहीं से भी खून नहीं निकल रहा था, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ। क्या मैं था वो जो कि पूरे टाइम पर वहम में जी रहा था? क्योंकि उस टिश्यू को देख के साफ पता लग रहा था कि किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है जिसने अपना खून साफ करा है। इस बात को सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और एकदम से ही मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैंने सोचा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठा, उन सारे टिश्यूज़ को बाहर फेंक दिया और उसके बाद मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी लेके उस जगह से निकल गया, उस आदमी को बिना कुछ बताए। थोड़ी देर ही हुई होगी, लगभग 10 से 15 मिनट, मुझे उस बंदे की कॉल आई और अब मुझे लगा कि शायद वो बंदा वही था जो कि वहम में था, क्योंकि हॉस्पिटल में वही हुआ जो कि मैंने पहले सोचा था। हॉस्पिटल में किसी को भी उसके साथ और कोई भी नहीं दिखा और उसके बाद वो मुझे ब्लेम देने लगा कि मैंने उसे सच नहीं बताया। मैंने बस उसकी बात सुनी और उसके बाद कॉल को कट कर दिया, क्योंकि मुझे भी खुद के ऊपर यकीन नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें देखी थी, पर इस बार ये केस सबसे ज़्यादा अजीब और मेरे लिए यूँ कहूँ तो भयानक भी था। मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ डरावनी लगती है या फिर नहीं, पर मेरे लिए पर्सनली ये डरावना था।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और ये जो नई वाली सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना मेरे लिए कर सकते हो और ज़रूर करोगे। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अपनी हॉरर स्टोरीज़ मुझे भेज सकते हो। इसी के साथ मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।